आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कहते हैं कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से ही शुरू होती है। एकदम सही बात है, आप भी एग्री करते होंगे। इसीलिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह अगर पेट साफ ना हो तो पूरा दिन अच्छा महसूस नहीं होता, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज़ है तो स्थिति और भी बुरी हो जाती है, और खासकर सर्दियों में तो ये समस्या और बढ़ जाती है। हमारे एक लिसनर हैं कृष्णकांत शर्मा, वो नोएडा के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि सर्दियां आती ही उन्हें कब्ज़ की समस्या हो जाती है, गर्मियों में ये दिक्कत नहीं होती। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, और वैसे भी सिर्फ ये कृष्णकांत ही नहीं, कई लोगों को सर्दियों में कब्ज़ की समस्या ज़्यादा रहती है। और मैं तो सबसे पहले तैयार हो गई इस समस्या पर बात करने के लिए। हमने हेलो डॉक्टर में कई ऐसे सर्दियों के ऊपर एपिसोड्स बनाए हैं, आप चाहें तो सुन सकते हैं पिछले 3-4 एपिसोड्स, जिसमें हमने सर्दियों में होने वाले अलग अलग समस्याओं पर बात की है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस समस्या पर भी बात हो जाए इसी बहाने। और मेरे घर में तो अभी हाल ही फिलहाल में 2 लोगों को हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ा इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो समस्या बहुत मामूली नहीं है, ये गंभीर भी हो सकती है सर्दियों में। तो इससे निपटने के लिए आप कई तरह के घरेलू उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो आज के हेलो डॉक्टर में आपको वो सारे टिप्स हम बताएंगे जिसे आप फॉलो कर कर आराम पा सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नूतन देसाई जुड़ गई हैं, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर। स्वागत है डॉक्टर नूतन देसाई आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद खुशबू। डॉक्टर नूतन, हम आज जिस पर बात करने वाले हैं वो सर्दियों में होने वाली कब्ज़ की समस्या है। हमने अभी पिछले कुछ दिनों में हेलो डॉक्टर में सर्दियों से जुड़ी कई समस्याओं पर बात की है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर भी आज बात हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे सर्दियाँ आते ही जो कब्ज़ की समस्या, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। आपको उतना गर्मियों में ये महसूस नहीं होता, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हालांकि ये हर साल की प्रॉब्लम है। बट सर्दियों में क्यों ये जो कब्ज़ की समस्या है वो बढ़ जाती है? तो देखिए, कब्ज जो है मौसम के अनुसार थोड़ा बहुत बढ़ता कम होता है। जैसे जो ठंडे इलाके हैं, कश्मीर कहिए या हिमाचल कहिए, जहाँ पे बर्फबारी होती है ठंडी में, तो उस एरिया में ठंडी में कब्ज बढ़ता है। क्योंकि 2 चीजें होती है। ठंड इतनी होती है कि आदमी पानी कम पीता है, उसको प्यास ही नहीं लगती और रियलाइज भी नहीं होता है कि हमने पानी नहीं लिया है। दूसरा, चाय कॉफी या गरम जो भी चीजें हैं वो लेने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ठंडी से बचना चाहते हैं। तीसरा है कि उनकी जो नॉर्मल वॉकिंग एंड जो भी काम होते हैं वो ठप पड़ जाते हैं, क्योंकि मौसम की वजह से वो घर के बाहर ही नहीं निकल पाते। तो उस एरिया में कब्ज बढ़ती है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, और चूंकि हरी सब्जियां वगैरह नहीं मिलती है तो खाने में भी फाइबर का इंटेक कम हो जाता है, और थोड़ा सा फ्राइड चीजें, डिहाइड्रेटेड एंड रिहाइड्रेटेड चीजें, इनका सेवन बढ़ जाता है। तो इन चीजों की वजह से थोड़ा सा कब्ज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन जैसे आप राजस्थान की एरिया लोगे तो वहां पे ठंड में नहीं, गर्मी में कब्ज बढ़ती है, क्योंकि लू इतनी तेज चलती है कि भले कितना भी वो पानी पिए उनको डिहाइड्रेशन होती है। तो सर्दी में यूनिफॉर्मली हर जगह पे कब्ज नहीं बढ़ती है, डिपेंड कि आपका ज्योग्राफिकल क्लाइमेट कैसा है। डॉक्टर नूतन, जैसे आपने अपनी बातचीत के दौरान ये कहा कि पानी ना पीना सबसे बड़ी वजह है कब्ज़ होने का, चाहे वो सर्दी ही क्यों ना हो। हर मौसम में अगर आपकी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ये सारी पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो होती हैं। तो सर्दियों में लेकिन एक समस्या इसके साथ ये भी होती है कि लोग पानी नहीं पी पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है लोगों का पानी पीना, ठंडा लगता है इसलिए भी नहीं पीते हैं। दूसरा, जब प्यास लगेगी तो सिर्फ गले का जो सूखापन है उसको मिटाने के लिए पानी पी लिया। तो कैसे पानी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसको अलग अलग फॉर्म्स में कैसे ले सकते हैं ताकि बॉडी को वो रिक्वायरमेंट भी पहुंच जाए और ये जो कब्ज़ होता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी समस्या ना हो? तो आप अगर ठंड की मौसम की बात करते हो तो हम सूप पी सकते हैं, वो भी तो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें गर्म पानी जाएगा लेकिन पानी तो जाएगा। हमको 1.5 से 2 लीटर की इंटेक चाहिए, बहुत ज्यादा इंटेक भी नहीं चाहिए, और उसमें हर तरह का लिक्विड इंटेक जो है वो गिना जाता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस और टी कॉफी, अगर हम उसको सूप से रिप्लेस करेंगे या शोरबा से रिप्लेस करेंगे तो वो इंटेक बढ़ाएगा। प्लस हमारी जो प्यास है उसको इग्नोर नहीं करेंगे।
काफी समय क्या होता है कि आजकल लाइफस्टाइल बदल गई है। पहले जो लोग हैं मेहनत का काम करते थे या फिजिकल वर्क करते थे, अभी लोगों का जॉब डेस्क जॉब बन गया है। लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठते हैं और उसी पे काम करते हैं, तो उसमें इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको भूख प्यास का ख्याल नहीं आता है। तो इन सच केसेस उन्होंने अगर एक बॉटल रख दी 1 लीटर का वाटर इनटेक और बाकी जो है दूध या शोरबा या सूप्स या ऐसे सब छाछ इन चीजों से भर दे तो भी काफी हो जाएगा। और एक सवाल मेरा न्यूट्रिशन को लेकर, अपने डाइट को लेकर, लोग कहते हैं कि हाई फाइबर आपका जो डाइट है वो होना चाहिए। जितना आप फाइबर लो उतना ही आपके पेट के लिए अच्छा है, उतने ही आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रह सकते हो। लेकिन सर्दियों में किस तरह का फाइबर हम खा सकते हैं, क्या हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? तो बेसिकली जो प्रोसेस्ड ग्रेन्स है या प्रोसेस्ड फूड है, तो उसमें प्रोसेसिंग के दरमियान हमारी फाइबर निकल जाती है। तो इस वजह से प्रोसेस्ड फूड कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर हम नेचुरल फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स या होल ग्रेन्स का बना हुआ, जैसे हमारे घरों में नॉर्मली खाया जाता है, रोटी है या जो बाजरे की रोटी है या ज्वार की रोटी है या नाचनी की रोटी है, वो सब खाया जाता है, तो वो होल ग्रेन का फूड होता है, तो उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है। और हम लोगों को जूस की बजाय पूरा फ्रूट खाना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसा समझते हैं कि संतरे को पूरा खाने के बजाय संतरे का जूस लिया जाए तो 2 संतरे खाएंगे, लेकिन उस प्रक्रिया में हम उसकी फाइबर निकाल देते हैं, जो सही नहीं है। तो हमको पूरा संतरा खाना चाहिए, ना कि उसका जूस पीना है। और डॉक्टर नूतन, बातचीत के दौरान हम लोग इस चीज़ से भटक गए कि सिम्टम्स के बारे में भी पूछने के लिए, कब्ज़ आपको हो रहा है, इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं खासकर सर्दियों में? 2 चीजें होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोशन तो आया है लेकिन साफ नहीं हुआ है, तो वो जोर लगाते हैं या बार बार विजिट करते हैं और इनफेक्टिव विजिट हो जाती है। तो एक वो होता है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को पेट थोड़ा फूला फूला सा महसूस होता है, भूख नहीं लगती है और ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कुछ लोगों को बिकॉज द मोशन इज टू ड्राई, एकदम सूखा हो जाता है और पुश करते समय उसकी वजह से थोड़ी इंजरी होती है, तो पेन होती है एनस के रीजन में या ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे, या तो वो अपने मूवमेंट से खुश नहीं है या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं या उसकी वजह से उनको फिशर या पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है और फिर पेरिएनल पेन लेकर कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और डॉक्टर ये बताइए कि अगर हम सर्दियों में इसे इग्नोर करते हैं, जो हम अक्सर हर बीमारी को लेकर करते ही हैं, तो हमने कोई घरेलू उपाय जो है वो अपना लिए, काढ़ा पी लिया या फिर गर्म पानी पी लिया या फिर कुछ और कर लिया, लेकिन ये समस्या अगर ठीक ना हो और फिर भी हम वही चीज़ करते जाएं, तो ये कितना क्रॉनिक हो सकता है आगे चलकर? अगर आप रेमेडियल मेजर्स ना लो तो हो सकता है। अब कॉन्स्टिपेशन सिर्फ लाइफस्टाइल या फूड इंटेक से ही नहीं रिलेटेड होती है। जब भी कोई कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन लेके आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम यह होता है कि हम सेकेंडरी कॉजेस नहीं है, इसको रूल आउट करना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस होती है, क्लिनिकल कंडीशंस, जिसमें कॉन्स्टिपेशन में भी अ प्रेजेंटिंग फीचर, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम। काफी बार लोग कब्जियत इतना एक ही कंप्लेन लेके आते हैं और जब हम उनकी कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इनकी थायराइड बराबर से काम नहीं कर रही है, और उसको जब हम करेक्ट कर देते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन अपने आप रिलीज हो जाती है। या कुछ लोग किसी और वजह से कुछ मेडिसिन पे रहते हैं और वो मेडिसिन की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिनकी वजह से मूवमेंट या मूविंग एबिलिटी कम हो जाती है, प्लस उसकी जो मेडिसिन है उसकी वजह से दोनों मिल के कब्जियत बढ़ जाती है। तो जब कोई भी हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो हमारा सबसे पहला काम यह होता है कि इनको कोई एक्सटर्नल चीज है जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा रही है, जैसे कोई मेडिसिन जो वो पहले से खा रहे हो, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या कोई एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक कंडीशन। अगर वो सब हमने रूल आउट कर दिया तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन बॉवल मूवमेंट की वजह से है। अगर बॉवल मूवमेंट की वजह से है तो उसमें 2 तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन और दूसरे को बोलते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन मतलब आज तो बराबर चल रही है लेकिन मोशन इतना सूख जाता है डाइट या अदर रीजंस की वजह से कि पेशेंट कॉन्स्टिपेशन को महसूस करता है। और
स्लो ट्रांजिट मतलब आंत बहुत धीमे धीमे चलती है, जो कि कंजेनिटल हो सकता है, फेमिलियल हो सकता है, या कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। बट उसको हमने किया है, जो प्राइमरी है उसमें एक स्लो ट्रांजिट होता है, एक नॉर्मल ट्रांजिट होता है, और कुछ लोगों को डिसऑर्डर होता है, मतलब जो मोशन करने की प्रक्रिया है उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, और उनको हम बायोफीडबैक करके एक थेरेपी होती है उसके जरिए ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। और कब्ज़ के साथ ही डॉक्टर एक समस्या और होती है सर्दियों में, गैस की। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी कि किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि गैस ना हो, और ये होता भी है तो क्यों होता है? सो बेसिकली हम जो खाना खाते हैं पूरी तरह से हमारा खाना पचता नहीं है। कुछ खाना इस तरह का होता है कि जो खाली हमारी बड़ी आंत के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो पचाते हैं, और वो पचाने की प्रक्रिया में थोड़ा गैस रिलीज करते हैं। हम सबके पेट में गैस होता है, किसी किसी को ज्यादा महसूस होता है और किसी किसी को कुछ गैस ज्यादा बनती है, इसके लिए वो पेट फुला फुला महसूस करते हैं। तो बेसिकली हमको कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है और उससे गैस की समस्या अपने आप निकल जाती है। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। कभी कभी गैस के कारण कुछ और होते हैं, जैसे कि अगर तुम बहुत तीखा खाना खा रहे हो या तुम अनहाइजीनिक प्लेस से खाना खा रहे हो, तो तुम्हारा बॉवल फ्लोरा बदल जाता है और वो भी गैस कर सकता है। तो कभी कभी हम उसके लिए प्रोबायोटिक भी यूज करते हैं। डॉक्टर नूतन, कॉन्स्टिपेशन से मुझे ये याद आया अभी कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सीलियम हस्क कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में सप्तगोल कहते हैं। तो वो पीना कॉन्स्टिपेशन के लिए कितना सही होता है दूर करने के लिए? मतलब क्या इसको हम लंबे समय तक पी सकते हैं सर्दियों में, या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? सो बेसिकली डाइट में अगर फाइबर इंटेक कम है तो सीलियम हस्क हम लोग देते हैं टू ऑगमेंट द फाइबर इंटेक। तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होती है, इसबगोल को कोई टेस्ट नहीं होती है, और वो शाम के खाने के ऊपर डाल के भी हम खा सकते हैं। 99% ऑफ द टाइम देयर इज नो मेजर साइड इफेक्ट, लेकिन इसबगोल भी एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और एक बात, जब सर्दियों का मौसम आता है तो अक्सर हम जैसे किसी का सर दर्द होता है या पीठ दर्द होता है या उसकी बाह दर्द होती है या उल्टी आ रही होती है, तो हम कहते हैं कि शायद उसको ठंड लग गई है। हाँ, तुम्हें ठंड लग गई है। ये ठंड लग गई है का मतलब क्या होता है? लोग क्यों ऐसा कहते हैं? अगर आप ये भी थोड़ा सा समझा सकें। तो बेसिकली हम जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम सराउंडिंग के हिसाब से रेगुलेट करते हैं। लेकिन जब बाहर वातावरण में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो इसकी वजह से हम ठंड को महसूस करते हैं, एंड देन वी डू वेरियस थिंग्स लाइक वेयरिंग वार्म क्लोथ्स और सिटिंग नेक्स्ट टू अ फायर और थिंग्स लाइक दैट टू इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ कोल्ड। और अगर हम ठंड लगने से बचना चाहते हैं तो फिर उसका किस तरह का प्रिकॉशन होना चाहिए डॉक्टर? सो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज तो नहीं है, लेकिन सर्दियों में कुछ चीजें जो गर्म होती है, जैसे कि सीसेम सीड्स से बनी हुई चीजें, या फिर जो ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, ये चीजें खाने को बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो तिल के लड्डू, तिल की बनी मिठाइयाँ या तिल की बनी रोटी, ये सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है। सो बिकॉज तिल इज सपोज टू बी इनहेरेंटली वार्म फूड, ठीक है, तो इस तरह की चीजें बोलते हैं। फिर कुछ सब्जियां होती है जो ठंड में ही आती है और उसका सेवन भी ठंड में ही किया जाता है। जैसे आप अगर बादाम का सेवन भी ठंड में ज्यादा किया जाता है। आप देखेंगे तो आपको गर्मियों में कोई बादाम का सीरा खाते हुए नहीं दिखेगा, पर सर्दियों में बादाम का सीरा काफी घरों में बनता है सुबह सुबह, और वो खाया जाता है। और ऐसी कुछ चीजें हैं जो सर्दियों में ही खाई जाती है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी वार्म फूड, दे आर सपोज टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड कीप यू वार्म एंड कीप यू हेल्दी। और अभी का आखिरी सवाल बच्चों के लिहाज से, क्योंकि अभी जैसे उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये समस्या उन लोगों को भी ज़्यादा होती है, कब्ज़ की समस्या हो, गैस की समस्या हो या ठंड लगने की समस्या हो, तो उनके लिहाज से आप क्या कुछ एडवाइस करना चाहती हैं? तो बेसिकली वही प्रिंसिपल रहती है
इनको एडिक्वेट लिक्विड इंटेक होना चाहिए। सो उनको अलग अलग तरीके से हम लिक्विड इंटेक दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि शोरबा दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं खाने में, या फिर हम उनको कुछ मिल्क शेक्स वगैरह भी बना के देते हैं। और दूसरा हम उनको फुल फ्रूट्स खाने को बोलेंगे। यही मौसम है जब संतरा, मौसम्बी, ये सारे फ्रूट्स आते हैं, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, अमरफल, ये सारी फ्रूट्स का यही सीजन है। इनफैक्ट सर्दी की सीजन में अगर आप देखेंगे तो बाजार फूल जाते हैं अलग अलग कलर के फ्रूट्स और फ्लावर्स से। तो वो सब हमको सेवन करने चाहिए, फ्रूट्स, होल फ्रूट देने चाहिए, ना कि उनका जूस। और बच्चों को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। पूरा दिन बैठ के खाली एक जगह पे लैपटॉप, टीवी या मोबाइल से खेलना नहीं देना चाहिए। उनको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कराना चाहिए एंड फूड इनटेक ठीक रखना चाहिए। दैट्स अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूतन देसाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू खुशबू। तो अगर आपको भी सर्दियों में कब्ज की समस्या रहती है या गैस की समस्या रहती है या फिर ठंड लग जाती है तो आप इन टिप्स का ख्याल रखें, आपको आराम मिलेगा। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। आपसे अगले हफ्ते मंगलवार को होगी मुलाकात। आप हेलो डॉक्टर के और भी एपिसोड्स गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। और अगर आप हमें फिर भी नहीं ढूंढ पाए तो बस गूगल पे लिख दीजिएगा हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।